आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग विगत वर्ष पूछे गए उन कथनों पर आधारित आज की पाठचर्या में करने वाले हैं रिवीजन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कथन है और परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड प्रश्न है। और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप 100% सही हल करने का प्रयास करेंगे और ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी होगी और आप सभी प्रश्नों का सही जवाब देंगे। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है एक पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो फटाफट मेरा मनोबल बनाइए, बढ़ाइए और मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूं पहला प्रश्न। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। काफी इंपॉर्टेंट और चर्चित प्रश्न, जवाब इसका आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने। दूसरा प्रश्न है कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। अगला, तो इसका आपको जवाब बताना है कि यह किसका कथन है और इस प्रश्न का जवाब आपने बच्चन सिंह को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, काफी इंपॉर्टेंट कथन है, थोड़ा सा लंबा कथन है लेकिन यह कथन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन किसका है आपको जवाब देना है और इस प्रश्न का जवाब आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी देकर के बिल्कुल सही उत्तर अपने खाते में जोड़ लिया है। अगला प्रश्न है साथियों कि कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूत की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। यह कथन किसका है? आपने उत्तर में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। और साथियों, निरंतर अभ्यास आपके जीवन की सफलता की कुंजी साबित होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाठचर्या के दौरान किसी भी प्रकार की अनावश्यक बातें इसमें शामिल नहीं करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि अगर आप कम समय में हमारे पास जुड़ रहे हैं और जो आपकी परिस्थिति है, यानी कि विशेषकर यह चैनल जो है समर्पित है टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ को ध्यान में रख करके, तो इन विद्यार्थियों के पास मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है और आप इधर उधर से अगर किसी तरह से समय निकाल करके हमारे पास आते हैं तो हम अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री से आपको जोड़ सकें और पाठ्य सामग्री से ही चर्चा हो सके। इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन मैं सबको सार संक्षेप में करके कंटेंट से जोड़ने का प्रयास करता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास सफल होगा। और जब सफलता की चिंगारी आप तक पहुंचेगी तो वहीं की गूंज मेरे तक पहुंच करके इस बात से संतुष्ट कर देगी कि हमारा अध्ययन अध्यापन कैसा रहा। तो साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि आत्म अभिव्यक्ति ही मूल तत्व है जिसके कारण व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का था। अगला कथन है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, इसका आपको जवाब बताना है।
सुमित्रा नंदन पंत जवाब देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों की मुक्ति मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से बहुत अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तथा पोथियों में चलती रही। यह कथन किसका है? जवाब आपको देना है। उत्तर आपने चयनित कर लिया होगा। आचार्य शुक्ल जी उत्तर देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक, इतिहास वे एकदम नहीं है। इसका जवाब आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य की विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा जी का। अगला प्रश्न, मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? छायावाद के संदर्भ में यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न है कि कामायनी मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य है और यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किस आलोचक का है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास का। अगला प्रश्न है कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है और यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। अगला प्रश्न है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का है। उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यह रहीमदास के संदर्भ में कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं। यह विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहास का काम है। कवियों के कामों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना और यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह कथन है अज्ञे जी का। अगला प्रश्न, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद जवाब देकर के आपने अपने खाते में जोड़ लिया 1 अंक।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों को उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद से स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। यह कथन महादेवी वर्मा जी का कथन है। अगला प्रश्न, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे, काव्य जीवन प्रकृति का दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। और यह कथन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है। इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है। तो यह कथन है क्षेमेंद्र का। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। यह कथन किसका है? तो नंदुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू के संदर्भ में कहा है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता जिसका आरंभ व्यक्ति महत्व को स्वीकार करने और उसको करवाने से हुआ, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह जी का। तो साथियों, यह कथनों पर आधारित पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर आपके सभी प्रश्न सही नहीं हुए हैं तो इनको रिवाइज करके इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विगत वर्ष परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।